मेरे जान, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कल मेरा बेटा हमने चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन में एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 17 अकॉर्डिंग टू द केपी की स्मार्ट सिलेबस वो चैप्टर इंक्लूड ही नहीं है, लेकिन ये चैप्टर इंक्लूड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरे बेटे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 18 में उसका नाम जो लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स। जब आप 9th क्लास का पहला लेक्चर पढ़ते हो, साइंस की डेफिनेशन के बाद राइट साइड के कॉलम में मोस्टली ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखी होती है। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बुक्स के अंदर सेकंड लास्ट या लास्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स भी लिखा होता है। न्यूक्लियर का जो वर्ड है वो न्यूक्लियस से डिराइव हुआ। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड what particles are within the nucleus are the nuclei। न्यूक्लियस की जो प्लूरल फॉर्म है, जमा है, उसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कितने पार्टिकल्स हैं, इस सारी चीज के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजिक्स। इसको मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब इंसान ने जब सबसे पहले इस कायनात को, इस यूनिवर्स को एक्सपोज करना शुरू किया, शाजी तरह दरवाजा बंद है, इस कायनात को एक्सपोज करना शुरू किया, तो आपको पता है वो डेमोक्रिटस ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था। अब देखो, किसी भी चीज को ये देखना हो कि उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो उसके लिए आपको उसके सबसे छोटे पार्टिकल की तरफ जाना होता है। तो सबसे पहले यह कहा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मेरे बेटे, और एटम का जो वर्ड है वो एटॉमस से डिराइव हुआ, और एटॉमस का मतलब होता है मेरा बेटा इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब उस वक्त साइंटिस्ट ये बात मानते थे कि इससे कोई छोटी चीज हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको मजीद छोटा नहीं कर सकते, मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। दरवाजा बंद करके आइएगा। मीन्स इनडिविजिबल which cannot be further subdivided, जिसके और छोटे पार्टिकल्स नहीं किए जा सकते। अब मेरे बेटे, अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए तो एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर लिखा होगा आपकी बुक्स में। इजी लोड की तरह मेरे पास इतने मोबाइल आ गए। ठीक हो गया मेरी जान, 10⁻⁻15। और उसके बाद जब मजीद जानना गया, नाम बेटे बैठ जाओ, तो ये बात पता चली कि भाई एटम के अंदर भी कुछ चीजें मौजूद हैं। एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब एटम के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। जैसे इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर आते हैं, उसके छोटा ऑफिसर। अब मेरा बेटा, इसी तरह एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आप सबको बड़े अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब उनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्वार्क्स आ चुके हैं, उनके भी सब एटॉमिकल में बोसॉन्स आ चुके हैं। तो ये जैसे जैसे हम नेचर को एक्सपोज करते जा रहे हैं, हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात की बखूबसूरती नजर आना शुरू हो गई है कि अगर आप एक चींटी, जिसे कीड़ी भी कहते हो, चींटी, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से घर जाके उसका इमेज देखना, तो आपको उसकी फॉर्मेशन नजर आएगी जो हमें दिखने से कुछ नहीं नजर आ रही होती। अल्लाह ताला ने उसको भी कैसे बनाया, उसको देखना घर जाके जरा एक दफा मेरी जान, कि एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस।
और ये 10,000 गुना 10,000 टाइम्स स्मॉलर है किससे? एटम से। अब 1 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, बदल कितने 1000 टाइम्स? 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन है किससे मेरा बेटा? न्यूक्लियस से। मतलब सबसे पहले हमने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। फिर इसके बाद मजीद इतनी तहकीक की गई कि उससे 10,000 टाइम्स स्मॉलर, जिसे हमने क्या नाम दिया मेरा बेटा? न्यूक्लियस का, उसका पता चला। अब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या मौजूद है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सपोज किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को हमने न्यूक्लियस का नाम तो दे दिया। अब इसकी सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे क्या मौजूद होते हैं मेरा बेटा? ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स पे जो चीज रिवॉल्व कर रही होती है उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। अब न्यूक्लियस का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें मौजूद हैं, एक प्रोटॉन और दूसरे क्या होते हैं मेरा बेटा? न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए कलेक्टिवली अगर आप न्यूक्लियस के चार्ज की बात करोगे तो आप कहोगे कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है मेरा बेटा? पॉजिटिव होता है। आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा होगा। मेरे बेटे 2, 8, 18, 32 ऐसे आप इसको शेल्स में डिवाइड कर, ऐसे ही मेरा भाई K, L, M, N, यही 4 शेल्स होते हैं हमारे पास। अब मेरे बेटे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं उनकी जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो मेरे बेटे, एटम का वो हिस्सा जो कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या? सपोज अगर पहले ऑर्बिट्स में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, 2, 4, 6, 8 और थर्ड में मैंने सिर्फ चले कोई 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब मेरी जान ये वाला जो जितना पोर्शन है कि पहले में 2 आने चाहिए थे, 2 आ चुके, दूसरे में 8 आने चाहिए थे, 8 आ चुके हैं। ये जो कंप्लीटली फिल्ड पोर्शन होता है मेरा बेटा, किसी भी एटम का कंप्लीटली फिल्ड पोर्शन, इसको मेरे बच्चे नाम दिया जाता है कोर का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? कोर का। अब इसके और ये जो आखिरी शेल होता है जिसमें आपके पास इनकम्प्लीट होता है, इसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? आउटर मोस्ट शेल। जाने मन एक और चीज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर छोटा सा मासूमाना सवाल करूं, चैप्टर आप लोग वो पढ़ चुके हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स मौजूद होगी? अट्रैक्शन की फोर्स को कौन सा नाम देते हैं मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स होती है मेरा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा चैप्टर पढ़ा था मेरा बेटा हम लोगों ने, जैसे बाइंडिंग। अब देखो मेरे बेटे, फिर एक मासूमाना सा सवाल कि आपके पास जब भी बात की जाती है हम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, क्या प्रोटॉन मूव कर सकता है? प्रोटॉन इज बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। इसको यहां से निकालने के लिए आपको ज्यादा आयोनाइज करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमें क्या कहते हैं कि स्टिल बाउंड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही बाउंड होता है। अब जो दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दोनों केसेस में किसका ट्रांसफर होता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस एटम पे या तो चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव, या फिर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, लाइक वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आता है मेरा बेटा? पॉजिटिव। तो उस वक्त एटम न्यूट्रल नहीं रहता बल्कि एक एनाइन बन जाता है, या उस आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव। क्या नाम है आपका? बताइए मेरी जान।
बैग वहां पे रखो, लास्ट में खड़े हो। बेटा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें सारा समझाता हूँ। दूसरा कैंपस यहाँ पे है ना, वो मरी के अंदर जाके। क्लियर हो गया मेरे बेटे यहाँ तक? ओके मेरी जान, सबसे पहले व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस का साइज, एटम का वॉल्यूम, ये सारी चीजें। उसके बाद मेरे बेटे नेक्स्ट चैप्टर में आए तो आप जब आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर की बात करते हो, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उनको रखा गया है एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ। उस स्पेसिफिक पैटर्न में मेरे बेटे सपोज मैं किसी भी एक्स एलिमेंट की बात करता हूं, मैं ना तो सोडियम, एल्यूमिनियम किसी की बात नहीं कर रहा, उसको जनरल नाम दे दिया एक्स। मेरे बेटे उसके ऊपर भी एक नंबर लिखा होता है और नीचे भी एक नंबर लिखा होता है। ऊपर वाले नंबर को ए से डिनोट करते हैं और नीचे वाले नंबर को जी से। ऐसे मेरा बेटा ए को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर नहीं होता मेरा बेटा। एटॉमिक मास मेरा बेटा ऊपर वाला एटॉमिक मास नंबर ही होता है और नीचे वाला एटॉमिक मास नंबर। तू कंफ्यूज कर रहे हो मुझे भाई? हाँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। मेरी जान पीरियोडिक टेबल आपके पास बने होंगे। अब ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। अब जरा गौर करें मेरे बेटे, व्हाट इज एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर? एटॉमिक मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो तो हमारे पास जो एडिशन के बाद आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास नंबर। ठीक हो गया भाई? अब Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, The number of protons or the number of neutrons present in the nucleus. और आता है और The number of protons or the number of देखो मेरे बेटे, किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो इक्वल होती है। तो जब आपने एटॉमिक मास नंबर की बात करनी है तो आपने उन दोनों को डबल कर देना है। एटॉमिक नंबर की बात करनी है तो आपके पास मेरा बेटा सिंगल आएगा। आपकी बुक में Z represent the number of protons, A represent the number of protons and number of neutrons, number of protons and number of neutrons लिखा हुआ है मेरा बेटा आपकी बुक में। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल iron has a nuclear number of 56 and atomic number of 26. It contains 26 protons and 56 minus 26 30 neutrons. अब अगेन दोबारा Z represent the number of protons, number of protons, और अब हमारे पास क्या A represent the number of न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में दो चीजें आती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। समटाइम्स आपने ये बात पढ़ी होगी कि कुछ की तादाद डिफरेंट भी होती है। न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए कुछ एलिमेंट्स में इनकी तादाद डिफरेंट भी होती है। इसलिए जब मेरा बेटा हम इसकी बात करेंगे एटॉमिक मास नंबर की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरा बेटा? न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तादाद में डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मेरे बेटे एटॉमिक
मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ गए, और इसमें या तो आप प्रोटॉन्स की बात कर लो या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में इक्वल होंगे। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल इन एन न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आपस में इक्वल होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के भी इक्वल आए। इसलिए एटॉमिक मास नंबर में आप प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन भी रख सकते हो, लेकिन न्यूट्रॉन की रिप्लेसमेंट आप किसी के साथ नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जब आप बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, उसमें या सिंगल की बात करनी, या तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लो, दोनों तादाद में आपस में क्या होंगे मेरा बेटा, सेम हो। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अब आपको एक चीज, मेरे पास एक इक्वेशन यहां से डेवलप होती है। मैंने कहा आपके पास A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसकी जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूं, प्लस क्या आएगा मेरा बेटा, न्यूट्रॉन्स। अब ये जो न्यूट्रॉन्स है इसने तो आना ही आना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रोटॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दो तो ये मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन्स। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो इक्वेशन क्या बनती है, A इज इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन्स। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके सामने एक एलिमेंट गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, तो मेरी जान A माइनस Z, ये Z इधर प्लस की तरफ क्या होगा, माइनस इधर क्या आएगा मेरा बेटा, न्यूट्रॉन्स। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल आयरन की गिवन है उसको देखो मेरा बेटा, Fe 5626 ऐसे लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा। 56 उसका एटॉमिक मास नंबर है, 26 उसका एटॉमिक नंबर है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक न्यूट्रॉन। अब मेरे बेटे इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। हमने तो ये बात कह ली कि न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल आएंगे, A माइनस Z, 56 माइनस 26 हो गया मेरा बेटा, 30 आ गया। क्लियर होगी ये कैसे? अब अगर आपको 30 गिवन होता, न्यूट्रॉन्स गिवन होते, ये भी गिवन होता, और आपने A कैलकुलेट करना होता, तो दोनों को सिंपली क्या कर लेते, ऐड कर लेते। और अगर आपके पास न्यूट्रॉन्स गिवन है, एटॉमिक मास नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो A माइनस न्यूट्रॉन्स आ जाता। तो ये चीज याद रखनी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक न्यूट्रल एटम में इक्वल हो सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसके इक्वल होंगे। हो भी सकते हैं और भी नहीं सकते। ठीक हो गया मेरे भाई? क्लियर होगी ये बात? व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन आपने रखना ही रखना है, प्रोटॉन की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जब आप बात करेंगे मेरी जान एटॉमिक नंबर की, तो इसमें मेरे बच्चे आप बात कर सकते हैं एटॉमिक किसकी मेरा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की भी। क्लियर हो गया ये बात? बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे, कल ही। हाँ, एक और चीज, आइसोटॉप्स भी कोई चीज होती है, आपके बुक में है या नहीं? यहाँ पे नहीं, मतलब आपकी बुक में ये चीज है। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास नंबर सेम ना हो। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बड़े मशहूर होते हैं। हम बात करते हैं H11, H12, H13, ऐसी होता है मेरा बेटा। ड्यूट्रियम, ट्रिटियम की बात करते हो। अब 1 1 1,
तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर सेम नहीं है। क्या रीजन हो सकती है? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। और वैसे भी इसमें दो चीजों की एडिशन आती है। ठीक हो गया मेरे भाई? यहां तक क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसला? इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है और ये रेडियो एक्टिविटी का जो नेचुरल प्रोसेस है ये क्यों होता है? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 तक है वो स्टेबल है। वो क्या है मेरा बेटा? स्टेबल है। वो खुद से रेडिएशंस या डिस्ट्रॉय या डिके नहीं होते। लेकिन इससे अबव एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब उनमें से रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं। तो अनस्टेबल एलिमेंट से रेडिएशंस का निकलना हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इन्हें रेडियो एक्टिविटी क्यों कहते हैं ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल डिस्कस होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुश बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।